everyone. Welcome to your one-stop solution for current affairs. Veranda IAS के साथ हम current affairs का analysis करते हैं with every important topic in the newspaper that is highly relevant to UPSC exam. And this is me, Supriya, and we shall begin our most relevant important topics of the day. So let's begin. First, let's have a look in the index कि क्या आज के 5 important current topics हमने चुने हैं और हम उसको हमेशा की तरह से यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी कि फर्स्ट टॉपिक है. आपको पता होगा हमने निसार सैटेलाइट लॉन्च के बारे में पहले भी पढ़ा था. इंडिया और यूएस के बीच एक जबरदस्त स्पेस कोलैबोरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन में एक गेम चेंजर कैसे साबित होगा, वी विल सी दैट. वो लॉन्च हो चुका है. देन वी विल टॉक अबाउट ट्रम्प के नए 25% टैरिफ के बारे में जो इंडिया के इंपोर्ट्स पर होंगे. इंडो यूएस ट्रेड रिलेशंस में नए टेंशन सामने आए हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या होगा, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल. Then comes reforming policing culture. पुलिस अकाउंटेबिलिटी पे कई ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है. लेट्स हैव अ एनालिसिस ऑफ दैट एज वेल. Then we are talking about strengthening the legal aid. एक्सेस टू जस्टिस सबके लिए होना चाहिए, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी में ऐसा हो पा रहा है, ये आर्टिकल उसी के बारे में डिस्कस करता है. देन वी इनिशियली ऑल्सो एक बार हमने सेशन में मैंग्रोव्स के बारे में कवर किया था. आज फिर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंग्रोव रिस्टोरेशन एंड कोस्टल सिक्योरिटी. एनवायरमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का परफेक्ट इंटरसेक्शन है. तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, निसार सैटेलाइट मिशन के बारे में. उसके लॉन्च के बाद हमारा स्पेस कोऑपरेशन में कंट्रीब्यूशन कैसा होगा एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एनालाइज नाउ. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्पेस कोऑपरेशन के साथ. निसार मिशन जो इंडिया और यूएस का पहला जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये इंडिया ने GSLV F-16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया. जिसका मतलब है नासा और इसरो का जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो अब स्पेस में है. ये मिशन दुनिया का फर्स्ट ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट होगा जिसमें L बैंड और S बैंड दोनों रडार्स का यूज होगा. और यहाँ पर याद रखिए, L बैंड का काम होता है डीप ग्राउंड पेनिट्रेशन, S बैंड से सरफेस मॉनिटरिंग होती है. आप सोच रहे होंगे ये सैटेलाइट यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया. पहले तो हम ये इसको रेलेवेंट मानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इसका ह्यूज रोल जो है वो होगा इन एनालाइजिंग द लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, ग्लेशियर मेल्ट जैसे मैप करना. ये सब रियल टाइम डिटेक्ट हो सकता है इस सैटेलाइट के साथ. दूसरा होगा क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज ट्रैकिंग भी कहीं ना कहीं ये करने वाला है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि इंडिया और यूएस का जो स्पेस कोऑपरेशन है उसका एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है ये. तो ये सारे एरियाज यूपीएससी के मेंस के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी. प्रीलिम्स के लिए आपको पता होगा सारे, फॉर एग्जांपल L बैंड पे पूछेंगे या फिर S बैंड पे, या उसका कुछ कैसे वो एक अपर्चर रडार कैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे माइट आस्क यू. तो अभी ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि ये जो हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, ये सैटेलाइट अब लॉन्च हो चुका है. ये मिशन सिर्फ एक साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, इंडिया और यूएस का एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप को रिफ्लेक्ट कर रहा है. नासा का L बैंड और इसरो ने S बैंड SAR के साथ वो स्पेसक्राफ्ट व्हीकल डेवलप कर दिया. एंड वो जियोपॉलिटिक्स में भी उसका एक सिंबॉलिक वैल्यू बढ़ गया है, स्पेशली जब ये चाइना का डोमिनेंस हम सबके तरफ देखते हैं, स्पेस में भी देख रहे हैं. तो उस हिसाब से ऐसे जॉइंट वेंचर्स जो है हमारी कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गए. अब हम इस मिशन को बनाने में इंडिया और यूएस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ये सिर्फ एक जॉइंट लॉन्च था या टेक्नोलॉजी लेवल पर पार्टनरशिप कैसी थी, दोनों देशों की अपने अपने कैपेबिलिटीज उन्होंने कैसे शेयर की, उस पे एक बार हाईलाइट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं नासा की, उनके कंट्रीब्यूशन की. अब पहले तो आप याद ध्यान में रखिए, L बैंड SAR सिस्टम जो है नासा का था, जो डीपर अर्थ पेनिट्रेशन के लिए यूज होगा. दूसरा 12 मीटर अनफल्डरेबल रिफ्लेक्टर एंटेना, मेश रिफ्लेक्टर एंटेना यूज हुआ है.
स्पेस में अनफोल्ड होने वाला है, बहुत अच्छा सा एक रडार सिस्टम यू कैन से। तीसरा है उनका रडार एंटेना रिफ्लेक्टर एंड बूम। ये जो है वो करता है इमेजिंग क्वालिटी को एनहांस। एंड देन फाइनली इंजीनियरिंग पेलोड, जो सैटेलाइट को स्टेबल और एफिशिएंट बनाता है। यानी यूएसए ने रडार और सेंसर टेक में अपनी एक्सपर्टीज लगाई है। अब बात करते हैं इंडिया की। ओके, इसरो की तरफ से हम इस सैटेलाइट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एस बैंड किया है, वो टेक्नोलॉजी में हमारा सरफेस लेवल मॉनिटरिंग में हम बेस्ट है। देन किया है 13K सैटेलाइट बस। मतलब इसका मतलब है सैटेलाइट का बॉडी और स्ट्रक्चर जो सब पेलोड को कैरी करता है वो हमने कंट्रीब्यूट किया। पावर सिस्टम्स और सोलर अरेज टू कीप इट फंक्शनल इन ऑर्बिट वो हमारी तरफ से था। एंड सबसे बड़ा रोल यहाँ पे टू बी नोटेड इस GSLV F-16 से लॉन्च किया जाना, ये इसरो का ही काम था। तो यहाँ पे हमने ये मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं, इंडिया और यूएस का रियल टाइम इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन का एक बहुत एग्जाम्पल देखा हमने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ये कोलैबोरेशन एक्चुअली 2014 में स्टार्ट हुआ था, जब इंडो यूएस सिविल स्पेस एग्रीमेंट साइन हुई थी। तभी ये मिशन शेप ले रहा था और अब 2025 में जाके सैटेलाइट लॉन्च हुआ। एक बहुत ही लैंडमार्क स्टेप है। निसार वुड बी अ लाइव एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी लेड डिप्लोमेसी इन 21st सेंचुरी। तो लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड फ्यू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ निसार। अब हमने देखा इसरो और नासा ने कैसे अपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। अब निसार की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक्चुअली है क्या, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। SAR टेक्नोलॉजी रडार वेव्स को यूज करता है टू मैप द अर्थ सरफेस। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होगी, अगर क्लाउड्स हुए, डार्कनेस भी हुआ तो ये रडार काम करता है। हाई रिजोल्यूशन इमेजेस सेंड करने वाला है ये ऑप्टिकल सैटेलाइट्स। यानी रेनी सीजन हो चाहे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, निसार विल स्टिल ऑब्जर्व द अर्थ विद प्रिसीजन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। देन ये जो ड्यूअल बैंड है, ड्यूअल बैंड इनोवेशन पे एक्चुअली निसार इज द फर्स्ट सैटेलाइट ग्लोबली to use both L band and S band in SAR. L band goes जो डीपर सरफेस लेवल में अंदर तक जाएगा, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में मैप करने में एक बहुत ही प्रिसीजन मिलेगा हमें। एंड देन एस बैंड आता है जो क्रिस्प सरफेस लेवल डिटेल्स देगा, क्रॉप पैटर्न को मॉनिटर करेगा, फॉरेस्ट हेल्थ को कितना कवरेज है एक्सेट्रा वो करेगा। ये दोनों मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेशन सिस्टम बनाते हैं। आपको अगर आप ये जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना, मल्टी बैंड सिनर्जी, अर्थ ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस, या ये जो सैटेलाइट है ये कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है ना कहीं, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो आप आपके आंसर में। अब 242 किलोमीटर की स्वैथ विड्थ के साथ सैटेलाइट जो है हर 12 दिन में सेम एरिया को दोबारा इमेज करेगा। इसका मतलब क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ चेंजेस अक्रॉस द कंट्री और रीजन्स को हम मैप करेंगे आसानी से। एग्जाम्पल के लिए अगर असम में फ्लड्स आए तो निसार से प्री फ्लड और पोस्ट फ्लड कंपैरिजन हमें एक्यूरेटली मिल जाएगा। और ये प्रिसिशन की बात करेंगे तो इट कैन मैप वर्टिकल चेंजेस एज स्मॉल एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स, जैसे ग्लेशियर थिनिंग, ग्राउंड सब्सिडेंस, टेक्टोनिक मूवमेंट्स तक को ये मैप कर सकता है। ये कैपेबिलिटी डिजास्टर मिटिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर हो जाएगा, मिलिट्री सर्विलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो निसार एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक मूविंग लैब है स्पेस में, जो अर्थ की सरफेस और सब सरफेस दोनों को सेंटीमीटर लेवल तक प्रिसिजन के साथ मॉनिटर करेगा। ये टेक्नोलॉजी जो है यूपीएससी के लिए भी साइंस एंड टेक में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड इवन एग्रीकल्चर के टॉपिक्स में आपको रेलेवेंट हो जाएगी। आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने आंसर में डेफिनेटली लिख सकते हो। अब हमने देखा, सारा टेक्स्ट समझ लिया निसार के पीछे, ये सैटेलाइट कैसे ग्राउंड लेवल पर काम करेगा, फ्रॉम फ्लड्स टू फार्मिंग एक्सेट्रा देख लिया। अब वन बाय वन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में देखा आपने कितना इम्पैक्टफुल एप्लीकेशन है। रियल टाइम मॉनिटरिंग अगर वो करेगा अर्थक्वेक्स या फ्लड्स, साइक्लोन्स जैसे डिजास्टर्स की, तो
एक जो मिटिगेशन एक लेवल होता है या अप्रोच होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा हमारा। डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस के लिए कितना हेल्पफुल साबित होगा ऐसे। तो ये जो निसार के एंटिसिपेटरी एक एंटिसिपेटरी गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहा है निसार हमें। क्लाइमेट मॉनिटरिंग देखोगे तो ये क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्राइसिस को सैटेलाइट जो है क्लाइमेट क्राइसिस को ट्रैक करेगा। कोई ग्लेशियर रिट्रीट हो या वेजिटेशन की हेल्थ हो, इवन कार्बन स्टोरेज की फॉरेस्ट में क्या स्थिति है वो भी मॉनिटर कर पाएगा। तो ये सब डेटा इंडिया के क्लाइमेट मॉडल्स और ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब इसको लिंक कर सकते हो टू इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। एनएपीसी से भी हम इसको कहीं रिलेट कर सकते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, वो भी हमने देखा कैसे एक प्रिसाइज टूल की तरह एक्ट करेगा निसार। अब इससे हमें क्रॉप यील्ड एस्टिमेट कर पाएंगे, सॉइल का जो है मॉइस्चर लेवल क्या है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इट बिकम्स अ हेल्पिंग हैंड इन एग्रीकल्चर मिशन, यू कैन से। और ये जो हमारे इनिशिएटिव्स है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड एग्रीकल्चर मिशन, इवन स्मार्ट इरिगेशन प्लानिंग, ये सब में निसार होगा एक वो बहुत ही प्रिसाइज टूल। देन इफ यू टॉक अबाउट निसार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन, निसार क्या करेगा, इट विल मॉनिटर द ग्राउंड डिफॉर्मेशन जैसे कि लैंड सबसाइडेंस, अर्बन स्प्रॉल को मैप कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो साइट फिजिबिलिटी हो उसका डेटा भी कलेक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, स्मार्ट सिटी प्लानिंग, earthquake prone जोन का असेसमेंट हो गया, एवरीथिंग विल बिकम अ इजियर टास्क। तो हमने यहाँ पे उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे, है ना, कितने मल्टी सेक्टरल एप्लीकेशंस है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो गई, फार्मर की एफिशिएंसी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को डेवलप हो गया, ये सारे हमने यहाँ पे कवर किए। आपने देखा होगा कि कितना ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाएगा इसके निसार का एप्लीकेशन जब ये एक्चुअली वर्किंग में होगा। इट्स येट टू सी हाउ ब्यूटीफुली वी आर एबल टू यूज दिस सैटेलाइट। अब हमने उसके एप्लीकेशंस देखे कैसे वो हमें हेल्प करने वाला है इन एवरी एस्पेक्ट। अब उसका थोड़ा बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स भी जान लेते हैं, क्योंकि हमें एक बहुत ही ओवरऑल 360 एनालिसिस करना होता है ना। तो इंडिया की ग्लोबल पोजिशनिंग का क्या इम्पैक्ट होगा इसके चलते, विल सी। निसार अब बन गया है एक स्ट्रेटेजिक असेट, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हो गया, साइंटिफिक कैपेबिलिटी दिखाने की हो गई, या इंटरनेशनल रेपुटेशन की बात हो। इसने जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल की वर्सैटिलिटी को प्रूव किया कि हम जियो सिंक्रोनस मिशन के अलावा भी हाई एंड कोलैबोरेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। तो दिस हैज गिवन अस अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज इन ग्लोबल लेवल। ये मिशन इंडो यूएस के स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक कोऑपरेशन का एग्जांपल बन गया। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा बढ़ ही रहा है, इंडिया और यूएस इस तरह का कोलैबोरेशन करके एक ट्रस्टेड अलायंस की ओर कदम बढ़ा रहा है। तो हमारे लिए अगर हम GS2 में भी इसका रेलेवेंस बताना चाहते हो आप, तो इसको कैसे शोकेस कर सकते हो। निसार को शोकेस करना है आपको इंडिया के साइंटिफिक डिप्लोमेसी एंड स्पेस पार्टनरशिप का एक वेरी गुड एग्जाम्पल की तौर पे। ओके, स्पेस डिप्लोमेसी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको इसमें बोलना है कि कैसे इंडिया ने इसमें कंट्रीब्यूट करके जो है अपना जगह जगह बहुत स्ट्रांग बना दिया है। Okay, with this we move to our second topic of the day, and that is फिर से जब हम एक जगह पे स्पेस कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं यूएस के साथ, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड फ्रंट पर हमारा टेंशन जो है एस्केलेट हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ ऑन इंडियाज इंपोर्ट्स, जो अभी लागू हो जाएगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है कि इंडिया ने रशिया के साथ अपना डिफेंस और एनर्जी ट्रेड कंटिन्यू किया डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। तो इंडिया पुट्स हाई टैरिफ प्लस नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन यूएस गुड्स। इसीलिए यूएस ने एक रिटेलिएटरी मेजर लिया जो WTO नॉर्म्स के अंडर एक कॉम्प्लेक्स डिबेट क्रिएट करता है। हमारे लिए यूनिलैटरल प्रोटेक्शनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है यहाँ पे। ओके, देन अब ये 25% टैरिफ जो है
इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे कैसा होगा? बहुत बुरा होगा। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएस विल बिकम कॉस्टलियर। ट्रेड सरप्लस विद यूएस जो है हमारा डिक्लाइन हो जाएगा। एंड जो टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स हैं, फार्मर्स एक्सेट्रा, वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे। इससे जो है ओवरऑल इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बुरी तरीके से अफेक्ट होने वाला है। अब ये स्टेप क्या सिग्निफाई करता है? इफ यू कैन आस्क मी, अ शिफ्ट इन स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। ये जो हमारा इंडिया, रशिया और यूएस का ट्रायंगल चल रहा है, इसमें हम बहुत ही एक मेजर शिफ्ट देखेंगे इसके बाद। अब ये ट्रेड रिलेशंस के बावजूद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, एज वी हैव डिस्कस्ड। हमारा जो अप्रोच है वो हमेशा कैलिब्रेटेड ही होता है। हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, वॉट एवर द सिचुएशन इज। ऑनगोइंग जो बायलैटरल टॉक्स के चल रहे हैं उसके बावजूद भी डिस्ट्रस्ट हो रहा है ट्रेड नेगोशिएशंस में। तो यहाँ पे हमें ये जो हम स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, इसका बैलेंस हमें इकोनॉमिक कन्वर्जेंस के इस साथ भी बनाना पड़ेगा, है ना। अगर हम एक ही इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वी आर लूजिंग द अदर साइड। तो लेट्स सी कि इंडिया इसको कैसे टैकल करेगा आगे जाके। ट्रेड टेंशन का तो हमारा ये जो कहानी है वो बहुत पहले से शुरू है। हमारे आंसर्स में भी, यूपीएससी के आंसर्स में हम टेलिंग यू, उसमें एक फ्लो बनाना बहुत जरूरी है। जब ये आप कोई एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो आपको अभी जो हमने देखा, फिर इशू क्या है एक्सप्लेन किया, ये हो गया, फिर उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने से क्या हो जाता है, इशू बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है। अब ये 2019 से ट्रेड टेंशन हमारे बीच में शुरू हो गया था, जब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस पे जो बेनिफिट्स होते थे इंडिया को, वो यूएस ने रिवोक किए थे। अब रीजन उन्हें बोला था मार्केट एक्सेस ये है, बैरियर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है, वो जो पुराने तरीके होते हैं। अब इस स्टेप से क्या हुआ, अराउंड 5.6 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हो गए। हमारे लिए क्या हो जाता है, ये जो इंडिया और यूएस का अनसॉल्व्ड पार्टनरशिप हो रहा है, इरिटेटिंग जोन में जा रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें बहुत बुरी तरीके से हो जाता है हमारे जैसे कंट्री को। देन 2023 में मिनी ट्रेड डील का बात शुरू किया था। दोनों देशों ने इनिशिएट किया मिनी ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन क्वाड के अंदर एक्चुअली, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंडर भी ये टॉक चल रहे थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देन 2025 में फिर अब ये रिटेलिएटरी एक दूसरे पर एस्केलेट करते जा रहे हैं, जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अब जाके 25% टैरिफ लगा दिया इंडियन इंपोर्ट्स पे। ये स्टेप आया आफ्टर वी आर कंटिन्यूइंग आवर रिलेशनशिप विद रशिया डिफेंस और एनर्जी के चलते। इस ऑफिशियली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स अब खत्म हो गए, अब इसका कोई चांस नहीं है। अब यहाँ पे इंडिया का स्टांस कैसा होने वाला है, इसको हम कैसे कोप अप करेंगे, दैट इज येट टू सी। लेकिन एक बात तो श्योर है, किसी वेस्टर्न प्रेशर में आके इंडिया डेफिनेटली रशिया के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहेगा। हाँ, अब टैरिफ लग गए हैं, अब इसका रियल ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिप्लोमेटिकली तो होंगे ही, तो डायरेक्ट इकोनॉमी में क्या क्या होंगे वो देखते हैं। अफेक्टेड सेक्टर्स तो आपको आपने गेस कर लिए होंगे। सबसे पहले वो सेक्टर्स डायरेक्ट टारगेट बनेंगे जो अभी, जैसे ये जो फार्मास्यूटिकल्स है ना, इंडिया का स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट बेस है यूएस में, स्पेशली जेनरिक्स का, वो इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज पे एमएसएमई जो है हेवीली डिपेंडेंट होते हैं यूएस मार्केट पे। एंड देन जेम्स ज्वेलरी जैसे चीजें, ये सेक्टर ऑलरेडी ग्लोबल डिमांड पे बहुत स्लो हो रहा है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू गेट अफेक्टेड अगेन। लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो गया टेक्सटाइल का, वो इम्पैक्ट करेगा ही, लेकिन हमारे यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट आएगा इसके चलते। हाँ, तो अब हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया टॉप नॉन ऑयल एक्सपोर्ट कैटेगरीज क्या है यूएस में। आई एम नॉट सेइंग ऐसे होगा, बट अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, व्हाई दिस इज अ पॉलिसी लेवल चेंज, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। हमारे लिए रशिया से डिफेंस और एनर्जी ट्रेड कंटिन्यू करना यूएस को बहुत ही खटक रहा है। तो अब इस पे क्या अप्रोच होगा, इंडिया सोवरेनिटी चूज करेगा ना इंसेंटिव्स के बदले में, थोड़ी ना वो बोल देगा ठीक है आप जैसे बोल रहे हो हम कर लेंगे। नो, वैसे नहीं बोलेगा इंडिया।
अगर इसका एमएसएमई का देखोगे तो एक्सपोर्ट बेस्ड एमएसएमईज और अग्री कमोडिटीज जैसे राइस होते हैं, स्पाइसेस, वो इम्पैक्ट करने वाले हैं, हैवी सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा। देन पॉलिसी रीअसेसमेंट की बात करेंगे तो ये जो टैरिफ स्ट्रक्चर है और डब्ल्यूटीओ की पोजीशंस पर इंडिया को फिर से रीथिंक करना होगा। लेट्स सी इंडिया फिर और एक कदम बढ़ाएगा तो व्हाट यूएस इज गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट। अगर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात, मतलब जरूरत की बात हो रही है, एक वेकअप कॉल होगा इंडिया को, क्योंकि हम ईयू और आसियान जैसे मार्केट्स में भी तो डाइवर्सिफाई करते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा अपना ज्यादा करना पड़ेगा शायद। तो ऑल इन ऑल व्हाट इज द थिंग इज टैरिफ वॉर ने एक्सपोज कर दिया है इंडिया का ओवर डिपेंडेंस, जो सिलेक्टिव मार्केट्स में ज्यादा है। अब यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे हमें ध्यान देना है। कीप इट इन माइंड, आपके आंसर्स में आपको ये लिखना ही होगा। अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन जैसे क्या होगा, इंडिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो वी हैव टू सी कि हमारी जो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाने की स्टेप रहेगी वो अगली क्या होगी। एट इकोनॉमिक कॉस्ट होगा ऑफ कोर्स, हमने देखा कि कैसे सेक्टर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, लेकिन विल सी। तो यहाँ पे ना तमिलनाडु के अजित कुमार की कस्टोडियल डेथ हो गई। एक बार फिर से ये स्पॉटलाइट में इंडियन पुलिसिंग को लेके आता है ये इंसिडेंट। ठीक है, कस्टोडियल डेथ बहुत ही पुराना टॉपिक है, हम बहुत बार उस पे बात कर चुके हैं, न्यूज में भी आ जाता है ना, बहुत सीरियस इशू है एक्चुअली ये। तो ये एक रिमाइंडर हो गया कि पुलिस का काम सिर्फ कंट्रोल करना नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना होता है। अक्सर पुलिस फोर्स में एक डर्टी हैरी अप्रोच देखने को मिलता है, जहां फियर और इंटिमिडेशन को ड्यू प्रोसेस से ऊपर रखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल फोर्स ज्यादा यूज होता है, लीगल प्रोसीजर थोड़ा सा कम फॉलो होता है। स्पीडी रिवेंज होना चाहिए उनको, सिस्टमिक जस्टिस पे वो बिलीव नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और इवन ह्यूमन डिग्निटी वायलेशन की बात आती है। अब ये टॉपिक भले ही पुलिसिंग रिफॉर्म पे बात कर रहा हो, कस्टोडियल वायलेंस पे बात कर रहा हो, लेकिन हर बार अब ऐसे इंसिडेंट होता है ना, तब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पुलिसिंग सिस्टम ना अभी भी हम ब्रिटिश एरा पुलिस एक्ट ऑफ 1861 ही फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रैम्पेंट है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्ट्रक्चर्स देखा गया है हमेशा। एंड अब इससे ये सारा जो हमने अभी बात की, उससे रूल ऑफ लॉ वीक हो जाएगा एंड पब्लिक ट्रस्ट इन पुलिस जो है वो वैसे भी कम है, वो और कम हो जाएगी। हमारे लिए एज एग्जाम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स, उनके लिए ये टॉपिक गवर्नेंस के मुताबिक भी इम्पोर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड देन एथिक्स के लिए भी है ना, एथिक्स के सिलेबस में भी व्हेन वी कैन हैव सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, जैसे कि अगर हम रूल ऑफ लॉ को रिप्लेस करेंगे तो जस्टिस कितना सिलेक्टिव हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, यू कैन थिंक ऑन दिस। लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो आई थॉट आई शुड इंक्लूड इट इन दिस टुडेज डिस्कशन। हम कहते हैं कि पुलिसिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, एक डॉक्यूमेंटेड इमरजेंसी है। इसीलिए डॉक्यूमेंटेड इमरजेंसी है क्योंकि ये जो डेटा आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, 2018 से लेके 2023 तक अराउंड 687 डेथ्स हुए हैं। मतलब के हर वीक 2 लोग पुलिस कस्टडी में मरे हैं। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर और क्या हो सकता है कि सिस्टम में जो है कुछ फंडामेंटली फ्लॉ है। तो आप इस डेटा को आपके आंसर्स में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, इट गिव्स यू वेरी कटिंग एज। तो लेट्स सी, अब ये जो आई टेल यू हियर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, 273rd लॉ कमीशन रिपोर्ट जो थी, उन्होंने रेकमेंड किया था स्टैंड अलोन एंटी टॉर्चर लॉ, लेकिन पार्लियामेंट में अभी वो पास नहीं हुआ है।
इससे इंडिया का जो यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर रैटिफाई करना भी इसी वजह से पेंडिंग है। ये सारा जो अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया ना, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, ये सारा आप लोग आपके आंसर्स में जरूर मेंशन करना। देन 1996 में डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल अरेस्ट और इंटरोगेशन के गाइडलाइंस दिए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये गाइडलाइंस तो इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं, इग्नोर और करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अक्यूज को अरेस्ट के बाद फैमिली को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पे कंप्लायंस जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यहाँ पे ये सारा जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इसको एक गवर्नेंस के फेल्यूर की तरह ले सकते हैं। गवर्नेंस फेल्यूर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। डिस्पाइट ऑफ रिकमेंडेशंस, कितने सारे डिबेट्स, फिर और कुछ न्यूज में आएगा थोड़े दिन एंड देन अगेन द सेम थिंग। पुलिसिंग सिर्फ यूनिफॉर्म या एक व्हाट इट इज एक्चुअली एक मॉडल होता है पुलिसिंग। और ब्रॉडली दुनिया में पुलिसिंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है शर्लॉक होम्स मॉडल जो एविडेंस बेस्ड होता है, एंड देन अनदर इज डर्टी हैरी मॉडल जो फोर्स बेस्ड होता है। ये सिर्फ हम सिनेमाज में देखते हैं। रियल गवर्नेंस मॉडल्स में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये शर्लॉक होम्स मॉडल क्या होता है। इस पे ज्यादा फोकस जो होता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे होता है, फोरेंसिक साइबर टूल्स, व्हाट वाज इट, हाँ, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे होता है, फोरेंसिक साइबर टूल्स, चेन ऑफ कस्टडी जैसे चीजों पे। ड्यू प्रोसेस को बहुत रिस्पेक्ट होती है, जैसे आईपीसी सीआरपीसी के अंदर वो रह के काम होगा। एंड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जैसे कि हमने बात की आर्टिकल 21, 22, इनका फुल कंप्लायंस होता है। प्रोफेशनल लेवल पे इंटीग्रेशन होती है, कोई टॉर्चर, कोई थ्रेट्स, कोई मारधाड़ नहीं, कुछ नहीं। नॉर्वे, यूके, कनाडा, उन्होंने ये पीस मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन भी अडॉप्ट किया है। वेरी कंप्लीटली नॉन कोर्सिव है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पुलिसिंग का मतलब क्या लोगों पे अननेसेसरी पावर दिखाना हो गया, या उनको प्रोटेक्ट करना हो गया अंडर द प्रोसीजर। दिस इज अ क्वेश्चन टू बी रेज्ड। अब डर्टी हैरी मॉडल में प्रॉब्लमेटिक होती है, ये इंडिया की रियलिटी है। यहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फैक्ट से भी ज्यादा। कन्फेशन अंडर ड्यूरेस मतलब ऑफन इनएडमिसिबल में जो होता है कोर्ट में, वही उसी पे फोकस रहता है पुलिस का। फिर होता है विजिलेंटे जस्टिस, एनकाउंटर किलिंग्स, इंस्टेंट जस्टिस के नाम पे ये जो सारी चीजें होती हैं। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, नो सेफगार्ड्स लीगली भी। तो रिसर्च क्या कहता है, टॉर्चर से मेमोरी डिस्टॉर्ट होती है, जिससे फॉल्स कन्फेशन मिलते हैं और जस्टिस डेफिनेटली फेल होता है। डर्टी हैरी मॉडल जो है वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। तो व्हाई डू वी हैव दिस काइंड ऑफ अप्रोच? यहाँ पे हमें कितने बैलेंस की जरूरत है, कितने रिफॉर्म्स की जरूरत है। इंडिया को पॉलिसिंग में एक क्लियर चॉइस लेना है, इंटेलिजेंट बेस्ड चाहिए उनको या इंटिमिडेशन बेस्ड चाहिए। एंड रिमेंबर यू एज स्टूडेंट एज वेल, मॉडर्न गवर्नेंस डिमांड्स शर्लॉक नॉट डर्टी हैरी। तो लेट्स मूव अहेड। आप एक ऐसी चीज सोचिए, एक आदमी है जिसके पास वकील करने के लिए कोई पैसा नहीं है, ठीक है, एंड ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज ओन जस्टिस सेक। तो वो कैसे मिलेगा उसको जस्टिस? वी कांट गारंटी जस्टिस टू पुअर पीपल इन दिस केस, राइट? इंडिया में 80% पॉपुलेशन लीगल एड के लिए एलिजिबल है, लेकिन 24 में सिर्फ 15 लाख लोगों को ही हम ये एड दे पाए हैं। मतलब एक्सेस टू जस्टिस सिर्फ पेपर्स में है, ग्राउंड रियलिटी काफी ही बकवास है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये बताता है, ये रिपोर्ट क्या हाईलाइट कर रहा है, सिवियर रिसोर्स एंड पर्सनल शॉर्टेज इन लीगल एड इंस्टीट्यूशंस। लोग ही कम है, हेल्प कहां से करेंगे? फिर आता है वन मोर प्रॉब्लम, पुअर रीच टू रूरल एंड SC ST एंड वुमेन जो वल्नरेबल सेक्शन है। बजट एलोकेशन फॉर लीगल एड जो है बहुत कम, मतलब
0.01% से भी कम. This shows institutional discrimination within this justice delivery system itself. और स्टैट्यूट मैंडेट वर्सेस ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है. हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? व्हाट इफ यू रिमेम्बर, कॉन्स्टिट्यूशन में एक डीपीएसपी के अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके अंडर आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A बोलता है स्टेट शैल इंश्योर फ्री लीगल एड टू ensure that opportunities for securing justice are not denied. लेकिन challenges क्या है? Awareness ही नहीं है लोगों को कि ऐसा भी कुछ clause है. Poor legal literacy, insufficient paralegal volunteers जो कुछ मदद करें, कुछ help करें उनको information provide करने में. Digital gap in e-courts and online. अब ऑनलाइन ग्रीवियंस पोर्टल होते भी होंगे तो कितने लोग उसको एक्सेस कर पाते होंगे डिजिटल गैप के चलते. तो आपने कई बार सुना होगा जस्टिस डिनाइड इज इनजस्टिस. तो ये एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को हम ये टॉपिक से टच करेंगे. गवर्नेंस एथिक्स के स्टडी में यूज हो सकता है, स्पेशली व्हेन वी आर राइटिंग ऑन रूल ऑफ लॉ. हमने दोनों भी आर्टिकल जो पुलिसिंग के भी देखा और लीगल एड के भी हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं, becomes very important for you to understand, to have this kind of understanding. जब तक लीगल एड का सिस्टम फंक्शनल और इंक्लूसिव नहीं होगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक एस्पायरेशन होगा. ग्राउंड पर जस्टिस सिर्फ उनको मिलेगी जो अफोर्ड कर सकता है. उनका क्या, जिनके पास उतने पैसे नहीं होंगे या वो डिजिटल लेवल पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या उन लोगों का जिनको वो सारी चीजें समझ में भी नहीं आती कि उनको ये मिल सके. एक नोबल आइडिया है कि सबको लीगल एड मिलनी चाहिए, बहुत नोबल अप्रोच है. लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है इसके बदले में? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 39A जो हमने डिस्कस किया उसके अंडर काम करेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल डिलीवरी में जो गैप्स है उसको अंडरस्टैंड करना हमें बहुत जरूरी है. ये जो 3 टायर सिस्टम होता है, हाउ लीगल एड वर्क्स एक्चुअली, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन यू. इंडिया का लीगल एड सिस्टम ऑपरेट करता है थ्रू नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो सेंट्रल लेवल पे होती है. फिर SLSA स्टेट लेवल पे होती है, DSLA जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. इनका काम होता है लीगल अवेयरनेस, फ्री रिप्रेजेंटेशन एंड पैरालीगल सपोर्ट इंश्योर करना सारे लोगों को. पर प्रॉब्लम क्या है ये स्ट्रक्चर की? फंडिंग और कैपेसिटी ही मिसिंग है यहाँ पे. मतलब जो एक्चुअली चीज चाहिए ये सब करने के लिए वो है ही नहीं उसके पास, उनके पास. देन वी टॉक अबाउट टारगेट ग्रुप्स. अब इसको, ये लीगल एड्स को किसको मदद मिलनी चाहिए, है ना? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लोगों को मिलनी चाहिए, SC STs को मिलनी चाहिए, विमेन एंड चिल्ड्रन को मिलनी चाहिए, पर्सन्स इन कस्टडी को मिलनी चाहिए, डिजास्टर विक्टिम्स, फलाना जो भी पुअर लोग हैं सबको. लेकिन रिपोर्ट क्या कहता है? लीगल लिटरेसी इज सो लो कि बेनिफिशियरीज को पता ही नहीं होता कि उनको एड मिल सकती है. तो यहाँ पे राइट विदाउट एक्सेस इज लाइक अ की विदाउट अ लॉक. It's like it's of no use. तो यहाँ पे सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या होगा? बजट एलोकेशन. पैसे नहीं है. लीगल एड स्पेंडिंग जो है 1% से भी ज्यादा कम है. इंडिया के जुडिशियल बजट को देखोगे आप तो यहाँ पे 80% पॉपुलेशन को कवर करना है हमें, और बजट 0.1 से भी सब लगभग. तो ये गैप कैसे कवर होगा? इट्स इम्पॉसिबल unless we targeted allocation हो. तो यहाँ पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नेंस में भी ये आता है. एक कैसे बोल सकते हो आप, लीगल जस्टिस जो है हम मॉरल गुडविल के नाम पे नहीं चला पाएंगे. उसको जो ये इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है, एक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, वो देना जरूरी है. हम क्या रिफॉर्म्स प्रपोज करते जाएंगे और अपने लीगल एड मॉडल को 21st सेंचुरी रेडी बनाना है तो जस्ट सजेस्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए होता है उनको स्ट्रेंथनिंग करना इज इम्पॉर्टेंट. तो ये सारे चैलेंजेस जो है हमने अभी देखे. यू कैन मेंशन दैट व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अ सॉल्यूशन टू दिस. हाँ, आपको ये पैरालीगल वॉलंटियर्स का क्राइसिस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा. अब एक्चुअल लास्ट माइल डिलीवरी कौन करता है? ये पैरालीगल वॉलंटियर्स ही करते हैं, और यही सिस्टम का सबसे वीक लिंक बन गया है.
ये क्राइसिस क्यों है? अब ये कुछ फैक्चुअल डेटा है यहाँ पे। 2024 में 14,000 पीएलवीज जो है उनको जॉब मिली थी, अप्लाई किया था, मतलब डिप्लॉय कर दिया था, जबकि 53,000 रजिस्टर्ड थे, यानी 70% ट्रेन पीएलवीज काम पर ही नहीं गए। इसका रीजन क्या हो सकता है? अब उसका रीजन तो फर्स्ट और फर्स्ट होगा, कम सैलरी देते होंगे, पुअर सपोर्ट सिस्टम होता होगा, कोई करियर प्रोग्रेशन नहीं होती होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के चलते वो कैसे मोटिवेट होके काम करेंगे? ये डायरेक्टली जो है साइकिल जो है इम्पैक्ट करेगी लीगल अवेयरनेस जनरेट करने में। किसी को कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट में हेल्प चाहिए वो भी नहीं होगा, स्पेशली रूरल एरियाज में व्हेन दे एक्चुअली नीड दिस काइंड ऑफ हेल्प, वहां पे वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। एक्चुअली हमें ये पीएलवीज मैटर क्यों करते हैं? यू अंडरस्टैंड दिस? ये फर्स्ट लीगल रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं विलेजेस में एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं? एप्लीकेशंस फाइल करने में मदद करते हैं, आपको समझाते हैं कि कंप्लेंट्स कैसे ड्राफ्ट करनी है एक्सेट्रा। ये क्या होगा? ये ब्रिज होगा बिटवीन नालसा एंड डीएलएसए। एक टॉप डाउन अप्रोच है, बट इट विल बी लाइक अ ब्रिज टू दिस इंस्टीट्यूशंस। अब अब ये तो ऐसे हो गया ना, जो राइट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए वो है, लेकिन ग्रास रूट एनेबलर्स ही नहीं है, उनको वो पहुंच ही नहीं पाते उधर तक। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट ने हमें यहाँ पे क्या हाईलाइट करके बताया? पीएलवीज जो है अंडर पेड है। स्टेट लाइक केरला जो है, महाराष्ट्र है, परफॉर्मेंस बेस्ड पीएलवीज इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करे हैं उन लोगों ने। नेशनली कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन स्टेट्स अपने अपने तरीके से कुछ रिफॉर्म्स लाते रहते हैं। हमारे लिए अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी आपका आंसर बता रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा कि पीएलवीज जो है उनको ट्रेनिंग के साथ साथ पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट होके काम कर पाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम ग्राम पंचायत को इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ। हमें आशा वर्कर्स, ये जो हेल्थ एजेंट्स होते हैं ना, उनको मतलब उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं एक्सेट्रा। अब हमारा क्या है यहाँ पे? इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है बहुत अच्छा है, हमने ये फ्री लीगल एड के चलते बहुत अच्छे से बना दिया है मैकेनिज्म। लेकिन ये जो डिलीवरी एजेंट है वो कौन है? वो ये पैरालीगल वॉलंटियर्स है, उन पे हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। Oh, we have reached to another topic of the day, that is mangrove restoration. जब भी कोस्टल साइक्लोन या सुनामी आती है ना, सबसे बड़ा नेचुरल बैरियर होता कौन है? यू थिंक? दैट इज मैंग्रोव्स। ये एक नेचुरल शील्ड की तरह एक्ट करते हैं, और इंडिया इस एरिया में एक ग्लोबल लीडर है। स्पेशली तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के रिस्टोरेशन प्रोग्रेस के साथ वी आर डूइंग वेरी गुड। साइक्लोन एंड सुनामी के साथ कैसे प्रोटेक्शन मिलता है? जब ये ना स्टॉर्म सर्जेस को ऑब्जॉर्व करता है, कोस्टल इरोजन का भी काम करता है। एंड देन समथिंग लाइक ब्लू कार्बन के लिए भी ना ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी क्रिटिकल है, बिकॉज जो है ये स्टोर करता है 3 to 5 times मोर एफिशिएंटली देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और आपको पता है कि मैंग्रोव जो है हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, फिशरीज, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कितना एसेंशियल हैबिटेट है ना? इट आल्सो हेल्प्स इन लाइवलीहुड। कोस्टल कम्युनिटीज जो है मैंग्रोव्स फॉर फिशरीज, इको टूरिज्म पे डिपेंड करती है। तो ऑल इन ऑल क्या है? मैंग्रोव जो है कोस्टल सिक्योरिटी से लेके क्लाइमेट सिक्योरिटी तक और कम्युनिटी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे आपके ये जो, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे देना है तो तमिलनाडु का जो पिचावरम एंड मुत्तुपेट मैंग्रोव्स है, एशियाज लार्जेस्ट रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है। गुजरात का भी कम्युनिटी लेड मैंग्रोव्स प्लांटेशन है, दैट इज लिंक्ड टू सीएसआर प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स, बट दे आर डूइंग नाइस। वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस बायोस्फीयर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाराष्ट्र के भी कई कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में इंटीग्रेटेड है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लानिंग में। तो आप लिख सकते हो आपके आंसर में, अगर आपको कोई एग्जाम्पल देना हो तो जो सुंदरबन साइक्लोन अम्फान 2020 का एग्जाम्पल दे सकते हो, कैसे मैंग्रोव्स ने विंड को रिड्यूस किया था एंड वेव्स को डैमेज, मतलब ज्यादा डैमेज से सिग्निफिकेंटली कम किया था।
यहाँ पे हमने मैंग्रोव्स किस किस तरह से इंडिया के कोस्टल रीजन्स को क्लाइमेट एंड डिजास्टर से शील्ड करता है वो देखा हमने। अब देखते हैं कि इंडिया की कवरेज और किस तरह इन्हें कंजर्व किया जाता है। कवरेज एरिया इंडियाज ग्रीन कोस्टल वॉल की तरह देखा जाता है। इंडिया हैज अराउंड 4,900 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव कवर। ये स्प्रेड है अक्रॉस ईस्ट्यूरीज लाइक गोदावरी कृष्णा रिवर्स पे, डेल्टास के तौर पे गंगा महानदी जैसे रिवर्स में, एंड देन वेटलैंड्स की तरह। अब हमें क्या याद रखना है, सुंदरबंस जो है इट अकाउंट्स फॉर ओवर 40% ऑफ इंडियाज टोटल मैंग्रोव्स। हाँ, दैट इज अ वन पॉइंटर यू हैव टू रिमेंबर हियर। देन मैंग्रोव जो है हमने देखा कैसे नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। हमने देखा अभी जो अम्फान साइक्लोन के बारे में बोला हमने, साइक्लोन को इफेक्ट जो है उसने कैसे कम कर दिया था। कोस्टल इरोजन हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वेव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और लैंड लॉस को रोकने में मदद करते हैं। अब जो साइक्लोन यास है, साइक्लोन अम्फान है, उसके जो डैमेज कम था वहां जहां पे मैंग्रोव्स थे, इंटैक्ट थे। So then if we talk about life beneath the roots, mangroves serve as a nurseries for fish, crustaceans, migratory birds, coral protection। ऐसे सारे चीजों में भी it acts like a helping hand। इन इकोसिस्टम्स को इको लाइवलीहुड बैंक्स भी बोला जाता है बिकॉज दे सपोर्ट फिशिंग, फार्मिंग एंड इको टूरिज्म भी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कार्बन स्टोरेज की बात करेंगे तो मैंग्रोव्स आर ब्लू कार्बन सिंक्स। They store atmospheric CO2, lock carbon in soil for centuries। अब इससे क्या होगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का अंडर पेरिस अग्रीमेंट, कितनी हेल्प हो जाएगी वहां पे उसमें, है ना, एनडीसी में। तो यहाँ पे एक बात तय है कि मैंग्रोव सिर्फ एक प्राकृतिक नेचुरल सीनरी नहीं है, इंडिया के लिए एक कोस्टल गार्ड की तरह एक्ट करता है। And it is definitely a biodiversity insurance system event। तो we have to, whenever there is something related to mangroves, आपको ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने एग्जांपल डिस्कस किए वो मेंशन हो सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली एक अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ग्रास रिस्टोरेशन को ना ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। तमिलनाडु का एक मॉडल है पीपल लेड एंड नेचर बैक्ड। 115 हेक्टेयर्स रिस्टोर्ड इन पेचावरम एंड मुथुपेट एस्चुरीज। somewhere around 1.43 lakhs जो है सीडलिंग्स प्लांट किए गए थे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत इंश्योर हुआ था बाय एमएस स्वामीनाथन फाउंडेशन। अब ये मॉडल हाईलाइट करता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के साथ एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑप्शन हो सकता है। देन वी सी गुजरात के अचीवमेंट को। गुजरात ने अंडर मिस्टी 2023 अराउंड 90,000 हेक्टर्स ऑफ मैंग्रोव्स रिस्टोर किए, जो कि 14,000 हेक्टर टारगेट से कहीं ज्यादा था। Why is it important? क्योंकि गुजरात has India's second largest mangrove cover after West Bengal। देन महाराष्ट्र के भी प्रोजेक्ट्स है, उनके फोकस होता है फ्लड कंट्रोल में, अर्बन मैंग्रोव रिवाइवल में, जो थाने के क्रीक एरिया में हुआ था। मॉडल काफी यूनिक है, हाइब्रिड अप्रोच है, सीएसआर यूज करके, साइंटिफिक डेटा यूज करके, लोकल कम्युनिटी को ऐड करके एक बहुत अच्छा ब्लेंड के साथ उन्होंने ये अप्रोच रखा है। तो इसका फाइनल टेक अवे क्या हो सकता है हमारे लिए, ये एग्जाम्पल्स जो है ये दिखाते हैं कि कैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, public private partnerships and community led restoration can turn ecological weakness into a climate resilience option। इस सेशन को कंक्लूड करते हुए कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के साथ हम इससे एंड करेंगे। हमने देखा स्पेस टेक्नोलॉजी लीडरशिप की बात पे कैसे इसरो एंड नासा का मिशन जो है एक ग्लोबल लीडर की तरह सामने आ गया। Then we saw the trade diversification की जरूरत। यूएस टैरिफ्स के बाद इंडिया को चाहिए न्यू मार्केट अलाइनमेंट। आशियान, ईयू जैसे बहुत ऑप्शंस है, हम उस पे रिलाय हो सकते हैं। देन जस्टिस रिफॉर्म की बात की, लीगल एड और जस्टिस एक्सेस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा कि कैसे पुलिस अकाउंटेबिलिटी लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है। एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन लाने का कोई मतलब कितना जरूरत है।
और लीगल एड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करने के लिए क्या क्या नेसेसिटी स्टेप्स होंगे उसको भी डिस्कस किया। देन वी स्पोक अबाउट द एनवायरमेंट सिक्योरिटी, कैसे मैंग्रोव्स कोस्टल रेजिलियंस बनता जा रहा है, क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रोथ का पिलर बनता जा रहा है। वी सॉ हम इसको एक ओवरऑल कैसे ले सकते हैं, इसका आउटलुक कैसे हो सकता है, जहां इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स हो रही है, गवर्नेंस को रिफॉर्म की जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसरो और नासा के निसार जैसे मिशंस के थ्रू हमने क्या किया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव कर दिया। टाइम के साथ हम लोग भी नए टेक्नोलॉजीज और इक्वली पार्टनरशिप में बिलीव कर रहे हैं। फिर देखा कि कैसे ये जो गवर्नेंस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात हो, इसमें हमने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की। देन लीगल एड को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं उस पे बात की। हमने बहुत ही इंक्लूसिव एंड राइट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल को यहाँ पे डिस्कस किया। एक्सेस टू जस्टिस तो फंडामेंटल होता है ना, तो वी नीड टू डिस्कस इट वेरी प्रॉपरली। देन वी स्पोक अबाउट डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमिक पार्टनरशिप विथ पार्टनर्स लाइक आसियान, EU, ताकि हमारा जो प्रेशर है वो हम बैलेंस कर पाए। हमारे लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम कौन सा अप्रोच हैंडल कर पाएंगे, दिस इज व्हाट वी स्पोक अबाउट। देन एक इतने एनवायरमेंटल इनिशिएटिव के बारे में बात की, बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल्स के साथ, कि कैसे मैंग्रोव रिस्टोरेशन इंडिया के लिए एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बन गया है फॉर एवरी अदर, इवन इन ग्लोबल नेशंस के लिए। तो हमने एक 360 डिग्री व्यू लिया ऑफ गवर्नेंस, ऑफ एनवायरमेंट, ऑफ टेक एंड इवन टेक डिप्लोमेसी। आपका काम है इन इनसाइट्स को एम्बेड करना, आपके आंसर्स में लिखना और आपके ऑप्शनल नोट्स में भी कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल्स को मेंशन करना। हमेशा आप याद रखिए, कितना वॉल्यूम में लिख रहे हो से ज्यादा क्या क्वालिटी उसमें है ऑलवेज मैटर्स। आपको हमेशा कोट को फैक्ट्स को कोट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक मेंस। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक इट, tomorrow come again. We will have a detailed discussion like today's for tomorrow's important topic. Till then, thank you very much for attending the session. You keep studying, keep revising. I shall meet you tomorrow. Thank you very much. Veranda IAS, where your dream becomes reality.